हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे आपके पेपर कैलकुलम एडजस्टीज एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो कि आपका 30 को आखिरी एग्ज़ाम है इसका। तो इस पेपर के जो भी वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो उन सारे क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी आपको हर एक सब्जेक्ट के जो है वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए थे। आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आ भी रहे हैं एग्जाम में, तो आई होप आपको को फायदा मिला होगा। पहला क्वेश्चन इसमें है, मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड, बच्चों के पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड एक प्रकार का आयोग था, बनाया गया था बच्चों के पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए, किस प्रकार से उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए उससे रिलेटेड ये था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो मुदालियर शिक्षा आयोग जो है वो 1952-53 में आया था। अगला है पाठ्यक्रम, जो कैरिकुलम होता है वो किस भाषा से लिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैरिकुलम जो है वो एक लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है। ठीक है, कैरिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैरिकुलम का मतलब क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा दौड़ का मैदान। और अगर पूछा जाएगा किस भाषा से लिया गया है, तो हमारा जवाब होगा लैटिन भाषा से ये लिया गया है। अगला है आंतरिक पाठ्यक्रम, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कैरिकुलम कहते हैं, उससे क्या तात्पर्य है। कैरिकुलम के बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं आप में, जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल। तो ये कुछ आपके टाइप्स हैं कैरिकुलम के। ठीक है, तो ये जो आपके टाइप्स दिए गए हैं उसमें से जो आपका आंतरिक पाठ्यक्रम, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कैरिकुलम कहते हैं, उससे क्या समझते हैं आप। आपसे पूछ सकता है, तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। स्पाइरल कैरिकुलम क्या होता है वर्टिकल कैरिकुलम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कैरिकुलम। तो तीनों कैरिकुलम के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बस आपको फैक्ट पढ़ना है कि क्या होता है स्पाइरल कैरिकुलम, क्या होता है वर्टिकल कैरिकुलम और क्या होता है हॉरिजॉन्टल कैरिकुलम। हॉरिजॉन्टल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप वो दोनों आप किताब से पढ़ लीजिएगा। तो आंतरिक या हॉरिजॉन्टल पाठ्यक्रम क्या होता है, जब हम किसी एक विषय के पाठ के विभिन्न पहलुओं का जो आपस में सहसंबंध बनाकर कैरिकुलम बनाया जाता है। जैसे मैथ है, मैथ एक सब्जेक्ट है, तो क्या इस सब्जेक्ट के में क्या इंक्लूड करना, इस सब्जेक्ट में अलजेब्रा को इंक्लूड कर देना, इसी में ज्योमेट्री को इंक्लूड कर देना, इसी में अर्थमेटिक को इंक्लूड कर देना, या फिर अगर हम बात करें तो जोड़ घटाव गुणा भाग। तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो अरेंज किया जाता है कैरिकुलम को, एक उसी सब्जेक्ट एक ही रहेगा, बस उसमें क्या होता है कि उसमें सब इंक्लूड करते रहते हैं, उसी सब्जेक्ट के टर्म्स को जो है इंक्लूड करके जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है। जैसे मैथ है तो उसमें अंकगणित के भी कुछ क्वेश्चन डालना, उसमें जोड़ घटाव के भी क्वेश्चन डालना, उसमें बात करें अलजेब्रा के भी क्वेश्चन डालना। ठीक है, इस तरीके से जो कैरिकुलम डिजाइन किया जाता है वो होता है आंतरिक पाठ्यक्रम। अगला है ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा पर जोर किस पद्धति के द्वारा दिया गया था। तो वो क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति में कहा गया था कि बच्चों को जो सेंस पावर है, मतलब बच्चों की जो सेंसरी एबिलिटी है, उसका उपयोग करके हमें बच्चों को सिखाना है। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर पे बच्चों के पाठ्यक्रम में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने की बात मॉन्टेसरी पद्धति में किया गया था। अगला है किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, इसमें आपका अगर हम बात करते हैं तो किंडरगार्टन पद्धति में बस आप नाम याद रखिए कि किंडरगार्टन पद्धति किसने दिया हुआ था, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो किंडरगार्टन पद्धति दिया था फ्रोबेल ने। अगला है खेल विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो खेल विधि के प्रतिपादक भी जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक है। पहले फ्रोबेल को माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक को, आधुनिक में हेनरी कॉल्डवेल कुक को ही खेल विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या होता है, आप में दिया गया है। ठीक है, कैरिकुलम एडेप्टेशन किस तरीके से हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए कैरिकुलम का एडेप्टेशन किया जाएगा, तो वो सारे टर्म्स आपके सब्जेक्ट में दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैरिकुलम एडेप्टेशन क्या होता है।
तो क्या होता है करिकुलम अपडेशन? जब हम बच्चे की आवश्यकता के अनुसार करिकुलम को मॉडिफाई करते हैं, जैसे बच्चे की जैसी नीड है उसके अनुसार, बच्चे की उम्र के अनुसार, उसकी मानसिक आयु के अनुसार हम जब करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं बच्चे की ज़रूरत, ताकि हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल किया जा सके, जब कोई ऐसा करिकुलम बनाया जाता है तो उसको ही कहते हैं, उस करिकुलम में क्या होता है, पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं उसमें। मतलब जो करिकुलम पहले था उसको दोबारा से मॉडिफाई करके बच्चे के अनुकूल बना देना ही पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। अगला है दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक परीक्षा किस प्रकार के आकलन के अंतर्गत आती है? देखिए इसमें आपसे पूछा गया है जो दैनिक मूल्यांकन होता है बच्चों का, ठीक है, या जो सप्ताह में मूल्यांकन किया जाता है, या फिर जो मासिक मूल्यांकन होता है। दैनिक मूल्यांकन मतलब टीचर पढ़ा रहा है, बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है। साप्ताहिक मूल्यांकन का मतलब जैसे मान लीजिए एक यूनिट पढ़ा दिया एक सप्ताह में, तो उसके बाद बच्चों का इवेल्युएशन करना, या महीने में बच्चों का हर एक सब्जेक्ट का जो है वो परीक्षा लेना। तो ये मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? तो ये क्या है, एक प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जिसके बाद हम बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं, जिसके बाद हम बच्चे की गलतियों को, बच्चे में कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ बच्चा पीछे रह गया है, उसको हम सुधार सकते हैं। तो ऐसा ही मूल्यांकन कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे कक्षा में अगर बच्चे से पूछा जा रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए बच्चे को पढ़ाया गया, ठीक है, अब बच्चे से अगर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से रिलेटेड, और अगर बच्चा बता पा रहा है तो ठीक, अगर नहीं बता पा रहा है तो टीचर क्या करेगा, दोबारा से उसको बताएगा, दोबारा से उसको समझा देगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे थे, कैसे आपको ये ठीक करना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इवेल्युएशन मूल्यांकन होता है उसको ही कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक परीक्षा होती है वो आपकी रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों को, ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, श्रेणीबद्ध है, ठीक है, श्रेणीबद्ध करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, या फिर ग्रेड देने के लिए बच्चों को जो मूल्यांकन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो होता है संकल्पनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, जिसे आप समेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समेटिव इवेल्युएशन। तो ये जो समेटिव इवेल्युएशन होता है ये एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किया जाता है। जैसे आपकी हम बात करते हैं तो 6 महीने पे एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर हम बात करें साल भर पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बाद हमारे मार्कशीट बन के आते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं समेटिव इवेल्युएशन। उसके बाद कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रह जाती। जैसे अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में आप जैसा करके आएंगे आपके मार्कशीट पे वैसा ही छप के आएगा, आप उसमें दोबारा से सुधार नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, समेटिव इवेल्युएशन ये होता है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस भी आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में डिफरेंस पे भी आपको जो है वो आपके लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत अच्छे से संरचनात्मक और संकल्पनात्मक जो आपका फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन है उसमें डिफरेंस भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आएगा? तो जो रिक्त स्थान के प्रश्नों की पूर्ति होती है एक एक, यह क्या होता है, एक बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। देखिए ये स्लाइड आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक है ओपन एंडेड और दूसरा है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड होता है जिसमें हम अपने विचारों को, अपने शब्दों को खुलकर व्यक्त कर पाएँ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी, मान लीजिए कि भूकंप के कारण बताइए, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपने जो कुछ भी, आपके पास जितना भी ज्ञान है आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने शब्दों में खुल करके वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऐसा प्रश्न हो जिसमें आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों को खुल करके व्यक्त कर पाएँ, तो वो होता है आपका खुला अंत वाला प्रश्न, ठीक है, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें आप सटीक कोई एक उत्तर ही दे पाएँ। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ठीक है, जैसे 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हो गया 1 या 2 शब्दों में उत्तर देने की बात होती है। अगर हम बात करें सही गलत का चुनाव करे वाले जो प्रश्न होते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे जो होते हैं वो बंद अंत वाले होते हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहा जाए, जिसमें अंतर स्पष्ट करने के कहा जाए, जिसमें विस्तृत जानकारी की बात की जाए, तो वो सब आपके क्या आते हैं? ओपन एंडेड में आते हैं। तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से, और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड के, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा।
अगला है प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए जो खाका तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, जो प्रश्न पत्र के लिए जो एक खाका तैयार किया जाता है, कितने घंटे का रहेगा, टाइम कितना रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो उसके लिए जो एक खाका तैयार किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? तो उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रश्न पत्र है तो उस प्रश्न पत्र को पहले तैयार किया गया होगा, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन अरेंज किए जाएंगे, कितने समय का आपका पेपर होगा, तो उसके लिए जो एक पहले से खाका का निर्माण किया जाता है उसको ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। अगला है भाषा में प्रत्येक शब्द के लिए संकेत होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लिखित भाषा, जो लिखित भाषा होती है उस भाषा में हर एक शब्द के लिए संकेत होते हैं। ठीक है, जैसे आपको का कैसे लिखना है उसके लिए एक संकेत है कि का इस तरीके से लिखा जाता है। तो जो लिखित भाषा होती है उसमें ही प्रत्येक शब्द के लिए, मतलब हर एक अक्षर के लिए संकेत उपलब्ध होते हैं। अगला है किसी विषय में दिए गए विषय तथा विषयों की सूची कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है कि आपको कौन कौन सा मैटर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी सब यूनिट उसके अंतर्गत पढ़नी है। तो जब किसी सब्जेक्ट में सब यूनिट को डिवाइड करके दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो आपका होता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, मतलब जैसे पहले से जो करिकुलम निर्धारित कर दिया जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो जो लिखित में आता है किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है, कौन कौन सा सब यूनिट पढ़ना है, वो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। अगला हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की गई सभी गतिविधियों को क्या कहा जाता है? मतलब जो विद्यालय होता है उस विद्यालय में विद्यालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो सभी प्रकार की गतिविधियों को इंक्लूड करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो वो क्या होता है, वो आपकी पाठचर्या होती है। पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस होता है और पाठचर्या मतलब कैरिकुलम होता है। तो कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम में हर एक एक्टिविटी को शामिल किया जाता है, उसके अंदर पाठ्यक्रम भी आएगा, उसके अंदर जो खेल कूद की गतिविधियां हैं, संगीत है, नाटक हो गया, ठीक है, प्रतियोगिताएं होंगी, वो सारी चीज़ें आपकी पाठचर्या में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, तो आप एक डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं। मतलब ये क्या है आपका, ये आपका पाठ्यक्रम होता है, ये आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। चलिए अच्छे से बनाते हैं इसको। ये आपका है, ये आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा जिसे आप कहते हैं पाठ्यक्रम कहते हैं। और इसके बाहर जो ये पूरा है ये आपका हो जाएगा कैरिकुलम। मतलब जो कैरिकुलम होता है, कैरिकुलम के अंदर जो है वो सिलेबस आता है। ठीक है, कैरिकुलम में सिलेबस इंक्लूड रहता है, लेकिन सिलेबस के अलावा भी जो अन्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं जैसे खेल कूद, गायन, नाटक, प्रतियोगिता, ये सब कुछ आपके कैरिकुलम के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देने वाले पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो ऐसा पाठ्यक्रम जो छात्रों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाया जाए या छात्रों के आयु स्तर के अनुसार उनकी उपयोगिता के लिए उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा उसे हम बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला है कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो एक कक्षा में जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, ताकि वो हर एक बच्चे की बात को सुने और हर एक बच्चे की भावनाओं की कदर करे। मतलब कि एक प्रजातांत्रिक शिक्षक जो है वही बच्चों के सर्वांगीण विकास को बना सकता है। तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। आपको वीडियो कैसी आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक बार। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।